नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रतीक पुराणे जी से कई दिनों बाद, क्योंकि बहुत दिनों से कोई ऐसी मूवी आई भी नहीं थी जिससे कि हम प्रतीक जी को यहाँ पर आमंत्रित करते। तो अब आई है दी साबरमती रिपोर्ट और हम उस साबरमती रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे प्रतीक जी से। जी, जी सर, प्रतीक जी, आप बहुत-बहुत देखा है? धन्यवाद सर मुझे बुलाने के लिए। जी, आपका स्वागत है। तो जी सर। आपने दी साबरमती रिपोर्ट देख ली? जी सर, कल सुबह ही मैंने देखी थी। सबसे पहला शो ही देखा था हमारे यहाँ पर। अच्छा, तो अब क्या विषय के साथ न्याय किया है विकास मैसी ने? क्योंकि विकास मैसी की बड़ी आलोचना हुई थी कि साहब ये तो पुराना जो है वो वोक टाइप का है, ये कैसे इस तरह की मूवी बना पाएगा या उसमें अभिनय कर पाएगा? सर मैं भी डरते-डरते ही गया था थिएटर में कि पता नहीं कुछ ऐसा ना हो, कुछ प्रोपेगेंडा वगैरह ना फैलाया गया हो। पर फ़िल्म में मैंने कल भी हमारे रिव्यू में कहा था कि कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं है। जो हिंदुओं के साथ में हुआ था, 59 हिंदुओं को जो जिस प्रकार से जिंदा जलाया गया था हजारों की भीड़ के द्वारा, अंदर पेट्रोल बम डाल करके, पत्थरबाजी जो ट्रेन के S6 और S7 बोगी पर हुई थी, और डिब्बे को आग लगाने के बाद में बाहर से जो तारों से दरवाजों को बंद कर दिया गया था, वो सब बातें भी उन्होंने फ़िल्म के एंडिंग के सीन में दिखाई है। आखिरी 4-5 मिनट में वो सीन उन्होंने दिखाया है। बाकी तो कुल मिलाकर जो जस्टिफिकेशन कहीं पर भी उस बात का करने का प्रयास नहीं करती। जो बातें हैं, जो फैक्ट्स हैं, उन्हें वो फ़िल्म सामने रखती है। हालाँकि इतनी बात अवश्य है कि जिस प्रकार से हार्ड हिटिंग फ़िल्म होनी चाहिए थी या बिल्कुल जो इमोशनल डेप्थ होनी चाहिए थी, वहाँ पर बिल्कुल इम्प्रूवमेंट हो सकती थी फ़िल्म में। परंतु कम से कम इस फ़िल्म के कारण इस विषय के बारे में चर्चा देश में होगी, और जो अलग-अलग जगहों पर विक्रांत मसीह ने इंटरव्यूज वगैरह दिए हैं, उसके माध्यम से देश की जनता के सामने ये विषय आएगा, इसके बारे में चर्चा होगी, जो आज तक भी कभी मेन स्ट्रीम में इसके बारे में कभी चर्चा नहीं हुई है। अगर 2002 के दंगों पर भी हम देखें तो बॉलीवुड ने बहुत सारी प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई हुई है, और कांग्रेस ने उनमें से कई सारी फिल्मों को नेशनल अवार्ड तक दिए हुए हैं। जैसे कि परजानिया को नेशनल अवार्ड दिया था कांग्रेस के समय में। नजरिया को। उसके हुँ। हाँ जी, उसके अलावा एक फिराक नाम की फिल्म आई थी, नंदिता दास नाम की एक वामपंथी डायरेक्टर है, उसके द्वारा फिराक को बनाया गया था। एक फाइनल सॉल्यूशन नाम की डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी। उसके डायरेक्टर के द्वारा तो मोदी जी की कई बार आलोचना करने की भी बातें सोशल मीडिया पर पढ़ने को मिलती है, और एक अनुपम खेर उनके साथ में सोशल मीडिया पर उनका कुछ झगड़ा वगैरह भी हुआ था कि मेरी फिल्म को अनुपम खेर ने पास नहीं किया था फाइनल सॉल्यूशन को, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो एक फाइनल सॉल्यूशन नाम की डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी, जिससे कांग्रेस ने नेशनल अवार्ड, राष्ट्रपति पुरस्कार दिया था। इसके अलावा ये तो पर्टिकुलर उस विषय पर आधारित फिल्में थी, परजानिया, फिराक, फाइनल सॉल्यूशन वगैरह। बाकी दूसरी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनमें डायरेक्टली सामने से 2002 के दंगों का उल्लेख नहीं था, परंतु सटल वे में बीच में कोई सबप्लॉट डाल करके उनका उल्लेख किया गया था, और वहां पर भी पूर्ण रूप से वन साइडेड, पक्षपात पूर्ण रूप से उसका चित्रण उन्होंने किया था। जैसे कि कायफोचे का उदाहरण मैंने अभी पिछले 2-3 वीडियो में हमारे दिया। सामने से हुँ। अगर कोई देखेगा, ट्रेलर वगैरह भी देखेगा, तो कहीं पर भी नहीं लगेगा कि वो कोई पॉलिटिकल फिल्म है। 3 मित्रों की कहानी लगती है, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। पर आदमी जब वो फ़िल्म देखने के लिए जाएगा, तो पूर्ण रूप से एक हिंदू घृणा से भरी हुई फ़िल्म हमें दिखाई देगी। वहाँ पर जो मुख्य विलन है, एक बिट्टू मामा नाम का पात्र है, हिंदू आतंक, एक कट्टर हिंदुत्ववादी, उसको दिखाया है। भगवा ध्वज वगैरह उसके पूरे ऑफिस में लगे हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से पूरा वन साइडेड चित्रण कायपोछे में भी किया गया था। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो द फैमिली मैन नाम की वेब सीरीज मनोज वाजपेयी की, उसका जो पहला सीजन है, बहुत सारे प्रोपेगेंडा है उसमें, पर सबसे मुख्य बात जो उन्होंने दिखाई है, जो आतंकवादी है, उसके प्रति एक प्रकार से सिंपैथी पैदा करने के लिए या उसका जस्टिफिकेशन देने के लिए फ़िल्म में उस आतंकवादी को 2002 के दंगों से पीड़ित दिखाती है कि भाई उसके घर को जला दिया गया था, इस कारण से वो आतंकवादी बन गया है। तो ऐसे तो छोटे-मोटे रूप में, कहीं पर सबप्लॉट्स के रूप में तो बहुत जगह पर 2002 के दंगों का उल्लेख बॉलीवुड ने किया है, वन पूर्ण पक्षपात पूर्ण चित्रण किया है। पर ये पहली बार है, द साबर पहली बार नहीं कह सकती, इससे पहले भी एक फ़िल्म आई थी, एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा, रणवीर शोरे हुँ, उसमें मुख्य भूमिका में थे। वो भी हुँ, काफ़ी अच्छी फ़िल्म थी, पर प्रोडक्शन वैल्यू कम थी, कम बजट के साथ में बनी थी। अभी 3-4 महीने पहले ही वो भी रिलीज़ हुई थी। तो हुँ। ये एक मेनस्ट्रीम कह सकते हैं कि बड़े प्रोडक्शन हाउस के द्वारा बनी हुई द साबरमती रिपोर्ट एक बड़ी फ़िल्म हम कह सकते हैं, जिसमें जाने-पहचाने चेहरे भी हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। विक्रांत मसीह है, राशि खन्ना है, रिद्धि डोगरा है, एकता कपूर के बालाजी मोशन पिक्चर्स के द्वारा इसे प्रोड्यूस किया गया है। तो हाँ, ये तो अवश्य है कि इस फ़िल्म के कारण कम से कम चर्चा तो होगी फ़िल्म के बारे में। विषय के बारे में, फ़िल्म के बारे में नहीं, विषय के बारे में चर्चा होगी।
ये तो है, जो भी 2002 के जो दंगे हुए थे, उनको कम से कम मैं तो पोस्ट गोधरा राइट्स कहता हूँ, और उसके बारे में प्रोपेगेंडा तो खूब किया गया, देश में किया गया, विदेश में किया गया। मोदी जी का वीज़ा कैंसल कर दिया गया, इत्यादि, इत्यादि दुनिया भर के नाटक हुए। और आजकल भी आप देख रहे हैं कि पहले भी आप जैसे अभी जो यूएस में ट्रंप का चुनाव हुआ, उसके पहले आजकल दिखाया जाता है कि किस तरह से तुलसी गैबर्ड से पूछा गया कि जब वो मोदी जी से मिली, उनको अपनी जो भगवत गीता थी, जिस पर उन्होंने शपथ ली थी, वो उन्होंने उनको दी। तो रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि डू यू नो व्हाट वाज़ हिज पार्ट इन द 2002 गुजरात रायट्स एंड ऑल दैट। तो तुलसी गैबर्ड ने सीधे-सीधे पूछा था, डू यू नो द रीज़न फॉर दोज़ रायट्स? चुप। तो ये जितना भी प्रोपेगेंडा हुआ है, वो सब ये हुआ है कि साहब के गुजरात दंगे हुए, गुजरात दंगे में जो है वो किसी न किसी तरह से ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि जैसे नरेंद्र मोदी की उसमें मूक सहमति थी या प्रत्यक्ष सहमति थी। इस तरह के पूरे जिसको बोलते हैं हम इनुएंडो, जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं, या इंसिनुएशंस या गिल्ट बाय एसोसिएशंस, इस तरह की चीज़ें जो है वो पूरे मीडिया में फैलाई गई। लेकिन कोई ये नहीं बताता, ये सारे के सारे वो कभी भी गोधरा की ट्रेन के जलने का उल्लेख एक बार भी नहीं करते। कैसे उन 59 निरपराधों को बंद करके उसमें आग लगा दी गई। हालाँकि उसके और भी षड्यंत्र के और भी आयाम हैं, जो अभी भी मुझे लगता है कि उनका अ, पूरी तरह से पर्दाफ़ाश नहीं हुआ है, और वो आगे और जी, होगा। लेकिन मुझे तो ये बात यही लगता है कि उस समय स्वतंत्रता के बाद में पहली बार एक गठबंधन के साथ ही सही परंतु राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार थी अटल जी की और इस कारण से बहुत सारे लोगों को परेशानी थी। तो कैसे न कैसे करके एक ऐसा वातावरण उन्होंने क्रिएट करना था कि भाई सांप्रदायिक विचारधारा की ये सरकारें हैं, इनके शासन में आने के बाद में देखिए देश का क्या हालात हो सकती है, कैसे मारकाट हो सकती है। यहाँ पर ये फासीवादी ताकतों के हाथ में जब सत्ता आती है, तो देश कैसे लिंचिस्तान बन जाता है। ये उनको एक पूरा कुल मिलाकर एक चित्र विश्व के सामने खड़ा करना था। तो जो 59 हिंदुओं को जिंदा जलाया गया, उसके पीछे भी मुझे तो पूरा विश्वास है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉपर षड्यंत्र करके ही उन्होंने वो आग लगाने का प्रयास किया था। और उसके बाद में फिर जैसा कि मोदी जी ने भी कई जगह पर कहा है कि दंगों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपने निकट के जो 3 राज्य है मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह से पुलिस फोर्स भी मंगवाई थी, परंतु फिर भी वो ना भेजा जाना। तो एक सिस्टमैटिक वे में और ज़्यादा कैसे एक अस्थिरता निर्माण की जा सके पूरे विश्व के सामने कि भाई एक सांप्रदायिक विचारधारा की सरकार का शासन है जिस राज्य में, केंद्र में भी, तो एक कैसा वातावरण देश का हो सकता है। और यही प्रयास इन्होंने 2014 के बाद में भी किए थे। बहुत सारे अलग-अलग प्रयास कि चर्च पर हमलों की झूठी खबरें फैलाई, देश में कैसे इंटॉलरेंस बढ़ गया है, ये बॉलीवुड के बड़े-बड़े एक्टर्स से उन्होंने कहलवाया। भारत को लिंचिस्तान सिद्ध करने के लिए कुछ कहीं पर कुछ ऐसी घटनाएँ उनको मिल जाए, उनको लेकर के महीनों-महीनों तक चर्चा होती थी। उनमें से ही एक जुनैद खान का भी केस था, जो ट्रेन में सीट के ऊपर से झगड़ा हुआ था, पर उसको भी बीफ के साथ में, हिंदू आतंकवाद के साथ में जोड़ करके बॉलीवुड वालों ने और बॉलीवुड भी सही, बॉलीवुड हो, साहित्यकार हो, बहुत सारे बुद्धिजीवी वगैरह देश भर में सड़कों पर उतरे थे नॉट इन माय नेम का झंडा लेकर के। और आश्चर्य देखिए उन नॉट इन माय नेम के कैंपेन में विक्रांत मसीह भी उस समय था। उसमें शबाना आजमी, विक्रांत मसीह, रजत कपूर, कोनकोना सेन शर्मा, रणवीर शोरे, जिम सार, गिरीश कर्नाड वगैरह, ये सब कुछ सड़कों, ये सारे सड़कों पर उतरे थे। उनमें रामचंद्र गुहा और तीस्ता सितलवाड़, राणा अय्यूब, ये सब कुछ थे। तो 2014 के बाद में भी बहुत बार प्रयास हुए ये चित्र खड़ा करने के कि भाई देश तो लिंचिस्तान बन गया है, यहाँ पर सांप्रदायिक फांसीवादी सरकार आ गई है, तो अब देश का कुछ ठीक नहीं होने वाला, बचने नहीं वाला, सब तरफ रक्तपात होने वाला है। बहुत प्रयास हुए, पर इस बार उन्हें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से सफलता नहीं मिली और देश की जनता अच्छे से इनके चेहरे को जान गई है। और इसी कारण से आप देख लीजिए, जो पहले प्रोपेगेंडा भी फैलाते थे, वो अभी भले ही अंदर से मन परिवर्तन हुआ है या पता नहीं, पर उनमें उनमें से कई सारे लोग अभी कम से कम बाहर से ही सही, पर अपना मन परिवर्तन होता हुआ दिखा रहे हैं। जैसे कि विक्रांत मसीह का हमने देखे इंटरव्यूज वगैरह, जो कुछ भी वो जो बातें कह रहे हैं। तो वैसे तो विवेक अग्निहोत्री भी पुराने कम्युनिस्ट हैं। जी, पर उनमें फ़र्क ये मैं इतना कहूँगा कि विवेक अग्निहोत्री खुलकर कहते हैं कि भाई मैं पहले कम्युनिस्ट था, मैं वामपंथी हाँ, विचारधारा से प्रभावित था। पर विक्रांत हाँ। मसीह में देखिए, आप अगर उनके इंटरव्यूज़ देखेंगे अभी पिछले 1 हफ्ते में जो उन्होंने दिए हैं अलग-अलग राष्ट्रवादी प्लेटफ़ॉर्म्स पर, मैंने सब तो नहीं देखे, पर जो कुछ मैंने जितने देखे 4, 5, 6, कहीं हुँ, पर भी उन्होंने एक जगह भी ये नहीं कहा कि भाई मैं पहले गलत था, मैं पहले वामपंथी विचारधारा से प्रभावित था।
मेरी गलती थी, मैं अभी बदल गया हूँ या सही रास्ते पर आ गया हूँ। एक जगह भी उन्होंने ये बात नहीं कही। परंतु जो राष्ट्रवादी वक्ता थे, ज जिन प्लेटफ़ॉर्म्स पर वो गए थे, उनको सेंट्रिस्ट होने का ज्ञान वो अवश्य दे रहे थे कि भाई ये क्या राइट लेफ्ट करना, पूरा देश बँट गया है, हमको तो सेंट्रिस्ट होना चाहिए। इस हुँ। प्रकार की बातें वो अवश्य दे रहे थे इंटरव्यूज़ में। तो पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि उनका अंदर से मन परिवर्तन हुआ है अभी भी। हालाँकि उनके पर्सनल लाइफ़ में वो कैसा भी विचार रखें, पर जब वो फ़िल्म के बारे में बात कर रहे हैं या ये सेंट्रिस्ट होने का जो वो ज्ञान दे रहे थे, वो मेरे अनुसार तो सही नहीं है। और एक बार कोई वामपंथी हो ना, वो भी बदल सकता है, पर ये जो सेंट्रिस्ट नाम का वायरस जिसके अंदर होता है ना, वो उसका बदलना असंभव होता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो जैसे कुछ बहुत महान काम कर रहा है, बहुत कूल लगता है सेंट्रिस्ट होना, खुद को कहना। पर मैं तो हमेशा कहता हूँ, या तो आप देश के साथ हो या देश के विरोधियों के साथ हो, ये सेंट्रिस्ट या बीच जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो इस मूवी का जो आरंभ होता है, जो मैंने जी। इसकी कथा पढ़ी है, मैंने मूवी नहीं देखी, डिस्क्लेमर दे देता हूँ, देखूँगा इसको अवश्य। तो जो मैंने कथानक के बारे में थोड़ा कुछ जो पढ़ा है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा जो कथानक जो है उसको डील किया गया है, जो एक किसी व्यक्ति के माध्यम से दिखाया गया है, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ जिससे लोगों की जागरूकता बढ़े? जी, तो विक्रांत मसी का जो पात्र है, समर कुमार उसका नाम है। पहले फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए वो पत्रकारिता, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में पत्रकारिता वो करता था। फ़िल्मों के बारे में न्यूज़ वगैरह पब्लिश रिपोर्टिंग करना वो करता था। बाद में उसका प्रमोशन हो जाता है और जो अंग्रेज़ी पत्रकार है एक, उसके साथ में कैमरामैन का काम उसे मिलता है। हालाँकि कैसे पॉसिबल पता नहीं, जो पहले ग्राउंड रिपोर्टिंग करता था, अचानक से उसको कैमरामैन का कार्य मिल जाता है। पर चलिए, वो उन्होंने दिखाया है, एक अंग्रेज़ी पत्रकार के साथ में कैमरामैन का कार्य उसे मिलता है। फिर वो जब गोंधरा में 59 हिंदुओं को जिंदा जलाया जाता है, वहाँ पर वो रिपोर्टिंग करने जाते हैं उस अंग्रेज़ी पत्रकार के साथ में। ईबीटी न्यूज़ नाम का चैनल उन्होंने दिखाया है। और जो महिला पत्रकार दिखाई है, वो जितने भी वामपंथी पत्रकार हैं उनको प्रस्तुत करने के लिए एक प्रतीकात्मक रूप में वो एक पात्र उन्होंने दिखाया है, रिद्धि डोगरा का। हुँ, तो बुर्का ग्राउंड दत्त रिपोर्टिंग हो। जी? बुर्का दत्त। हाँ, और भी बहुत सारे हैं, सभी वामपंथियों को मिलाकर के एक उन्होंने एक प्रतीकात्मक रूप में एक पात्र सामने रखा है। हुँ, तो रिपोर्टिंग हुँ, होती है, पर जब न्यूज़ रूम में वापस वो आते हैं, तो वहाँ पर आने के बाद में समर कुमार देखता है कि भाई यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही चल रहा है। यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल पर दिख रहा था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, षड्यंत्र से पूरा सिस्टमैटिक वे में उनको जलाया गया था, पर न्यूज़ रूम में तो कुछ और ही बताया जा रहा है। उसकी जो टेप उसने शूट की थी, वो भी सामने पब्लिश नहीं होने दी जाती। पूरा अलग नैरेटिव चेंज कर दिया जाता है। तो इसके बाद में वो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाता है। ऑब्वियसली ईबीटी न्यूज़ के द्वारा उसको निकाल दिया जाता है, उल्टा उस पर ही मानहानि का केस दर्ज कर दिया जाता है। तो उसके बाद में फिर समर कुमार कैसे व्यसन में गिर जाता है, शराब वगैरह पीने लग जाता है, 5 वर्षों तक उसको ऐसे ही दिखाया है। उसके बाद में राशि खन्ना नाम की का पात्र है, वो उसी न्यूज़ चैनल पे काम करने लगती है, ईबीटी न्यूज़ में 5 वर्षों के बाद का समय दिखाया है। और फिर अ, उसे फिर से यही काम मिलता है, जो गोधरा के जो पीड़ित थे, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने का। तो फिर वो समर कुमार को वापस खोजती है, समर कुमार के पास जाती है और उसके साथ में मिलकर के जो पीड़ित थे 59 हिंदू, उनकी जानकारी वो इकट्ठा करने लगते हैं कि भाई इसके पीछे क्या कारण था, कैसे ये षड्यंत्र पूरा रचा गया था। और फिर धीरे-धीरे करके उनके साथ में सामने एक-एक, एक-एक करके परतें खुलती जाती है। तो उसके माध्यम से फिर उन्होंने कैसे ये षड्यंत्र था, ये बातें दिखाई है। हालाँकि फ़िल्म में उस षड्यंत्र को कैसे रचा गया, उस पर फ़ोकस काफ़ी कम हमें दिखाई देता है। बाकी इनका न्यूज़ रूम के अंदर की पॉलिटिक्स और समर कुमार उसका व्यसन में गिरना, फिर ये नई पत्रकार आना, समर कुमार की लव स्टोरी, इन बातों पर उन्होंने बहुत ज़्यादा समय दे दिया है। लगभग 50 से 60% फ़िल्म उन बातों पर ही ज़्यादातर फ़ोकस करती है। बाकी जो मुख्य षड्यंत्र कैसे रचा गया, उस पर काफ़ी कम समय फ़िल्म दे पाती है। इसके अलावा एक और बात जो मुझे फर्स्ट हाफ देखते समय फ़ील हुई, वहाँ पर फ़िल्म डायरेक्टली ऐसा अटल जी के फुटेजेस दिखा रही है, मोदी जी के फुटेजेस दिखा रही है। चलो वो दिखाने में भी समस्या नहीं, पर उसको एक सेंसिबल वे में जो दिखाने का तरीका होता है ना, प्रॉपर वे में, जैसे कि आप देख लीजिए उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फ़िल्म थी, उसमें भी मोदी जी का पात्र उन्होंने दिखाया था। परंतु वो काफ़ी सेंसिबल वे में उन बातों को उन्होंने सिंसियरली प्रस्तुत किया था। वो बिल्कुल ऐसा मज़ाकिया नहीं लगता है। इवन अभी आर्टिकल 370 भी आई थी, तो काफ़ी सेंसिबल वे में वो बनी हुई फ़िल्म थी, आदित्य धार की, उरी के डायरेक्टर की फ़िल्म थी। पर यहाँ पर जब वो अटल जी को, मोदी जी को दिखा रहे थे ना, बहुत और जो बहुत बातें बैकग्राउंड 370 में वो में तो बोल। 370 में तो बहुत ज़्यादा उल्टा-पुल्टा प्रोपेगेंडा था। हाँ, मतलब जो थोड़ा कि बहुत लोगों उन्होंने को काफ़ी पता नहीं था। थोड़ा बहुत नहीं। लोगों जी, जी। लोगों को पता नहीं थी वो चीज़ें, लेकिन हाँ, उसमें था प्रोपेगेंडा डाला हुआ था उसके अंदर।
हाँ, मतलब जी। बैलेंसिंग वगैरह तो की थी, जो मुख्य यामी गौतम का भी जो हुँ, पात्र है वगैरह उसके माध्यम से भी काफ़ी सारा बैलेंसिंग उन्होंने की थी। पर कम से कम सेंसिबल वे में भले ही वो अपना बैलेंसिंग वगैरह के में बहुत सारी गलत बातें वो प्रस्तुत कर रहे थे, पर ठीक था, एकदम ही लेफ्ट कोई प्रोपेगेंडा वगैरह उसमें नहीं था। यहाँ पर जब वो ये बातें दिखा रहे होते हैं ना कि गुजरात पहले कैसे पूरा कर्ज़े में डूबा हुआ था, फिर मोदी जी के सीएम बनने के बाद में कैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट लाई, कैसे यहाँ पर इतना गुजरात का विकास किया वगैरह, बहुत सारी बातें वो कई बार फर्स्ट हाफ में बताते हैं। तो ये बातें इतनी ज़्यादा ऐसा सामने मुँह पर लगती है ना कि जो व्यक्ति जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना-देना नहीं है, वो जब अगर फ़िल्म देखने के लिए जाएगा, तो उसके ऊपर एक अलग ही इंप्रेशन जाएगा। जैसे कि उसे लगेगा कि यार ये बीजेपी ने ही ज़बरदस्ती जैसे इनसे फ़िल्म बनवा दी हो। तो जो एक सटल वे में हुँ, कुछ हुँ। बातें होनी चाहिए थी, वो नहीं लगती और उनको देखकर मुझे कम से कम ऐसा लगता है कि अ, शायद बस मोदी जी के सामने अपने आप को अच्छे गुड लुक्स में लाने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए शायद बस अ, ये फ़िल्म मेकर्स ने ऐसा किया होगा, पता नहीं। पर जो सिंसेरिटी चाहिए थी, वो उतनी नहीं दिखाई देती। थोड़ा सटल होना चाहिए था। सटल ना भी हो, आप इससे भी ज़्यादा हार्ड हिटिंग फैक्ट्स दिखाओ, उससे प्रॉब्लम नहीं है, पर दिखाने का भी एक तरीका होता है, वो थोड़ा-सा फर्स्ट हाफ में सही नहीं लगता। जैसे कि कश्मीर फाइल्स में भी बहुत ज़्यादा ऐसे हार्ड हिटिंग फैक्ट्स दिखाए थे, जो इससे पहले आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी फ़िल्म में दिखाए गए होंगे, परंतु वहाँ पर एक बहुत सिंसेरिटी थी, विषय की गंभीरता को उन्होंने बना कर के रखा था। वो गंभीरता यहाँ पर नहीं दिखती। यहाँ पर मज़ाक-मस्ती उनकी चल रही है, विक्रांत मसी का पात्र शराब पी रहा है, बिल्कुल ही बचकाने से जोक्स क्रैक कर रहा है और बिल्कुल सामने से जाकर के जैसे ऐसा लगता है कई जगह पर जैसे इलेक्शन कैंपेन के लिए वो फ़िल्म बना रहे हो। तो जो सिंसेरिटी होनी चाहिए थी डायरेक्टर में, वो नहीं दिखाई देती। तो इसी कारण से मैंने कहा कि ये बस शायद मोदी जी के सामने अपना नंबर बढ़ाने के लिए फ़िल्म मेकर्स ऐसा कर रहे होंगे। पर अंदर से वो जो परिवर्तन होता है ना जब किसी व्यक्ति में, तब फ़िल्म जब बनती है तो वो द कश्मीर फाइल्स जैसी बनती है। पर जब नंबर बढ़ाने का शायद उद्देश्य हो, तब शायद ऐसी फ़िल्म सिंघम अगेन का भी हम उदाहरण दे सकते हैं या फिर साबरमती रिपोर्ट का भी उदाहरण दे सकते हैं। तब उतना वो मैच्योरिटी नहीं दिखती फिर उस कंटेंट में। प्रोडक्शन वैल्यू कैसी है? प्रोडक्शन वैल्यू ठीक-ठाक है। डायरेक्शन भी हालाँकि प्रेज़ेंटेशन और बेटर हो सकता था, पर कहीं पर भी फ़िल्म ऐसा चीप नहीं लगती है। अच्छे खासे बजट के साथ में बनी हुई फ़िल्म है। अ, एक्टिंग भी सबकी बढ़िया थी, विक्रांत मसी हो, राशि खन्ना हो, रिद्धि डोगरा हो, उन्होंने उन्हें जो काम दिया गया है, सिंसियरली उन्होंने अपने काम को किया है। बजट भी अच्छा खासा था, डायरेक्शन और थोड़ा बेटर हो सकता था और जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, उसमें जो बिना मतलब के जोक्स वगैरह या विक्रांत मसीह की लव स्टोरी इन बातों को उन्होंने डाला हुआ है, उसकी अपेक्षा उस षड्यंत्र को कैसे रचा गया था, उसके पीछे क्या उद्देश्य था, इन बातों पर थोड़ा ज़्यादा फ़िल्म में फ़ोकस होना चाहिए था। जी। तो आप जो है क्या संस्तुति करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? देखिए बिल्कुल फ़िल्म को देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है और फ़िल्म के कारण अ, कम से कम इस विषय के बारे में देश भर में चर्चा होगी, लोगों को जानने को मिलेगा। तो अगर आप देखना चाहें फ़िल्म को तो बिल्कुल देख सकते हैं। पर बिल्कुल आप ऐसा द कश्मीर फाइल जैसा बिल्कुल आप कोई हार्ड हिटिंग फ़िल्म आपको लगेगी, ये एक्सपेक्ट मत करना। बाकी तो ठीक है, बदलाव हो रहा है और हम आशा करते हैं कि आगे जाकर के और मैच्योरिटी के साथ में और बढ़िया ऐसी फ़िल्में बने और इवन द काइपोचे का जो मैंने शुरुआत में उदाहरण दिया, वामपंथी डायरेक्टर जिस प्रकार से खेल खेलते हैं ना कि सामने से तो 3 मित्रों की कहानी लगती है, पर बिल्कुल सटल वे में जो बातें वो ना चाहते हुए भी सामने वाले के मन में डाल देते हैं ना, उस लेवल का क्राफ्टिंग राष्ट्रवादी डायरेक्टर्स में हमें देखने को नहीं मिलती है। ज़्यादातर लोग तो बस बाहर से नंबर बढ़वाने के लिए ही ऐसी फ़िल्में बनाते हैं। उनमें सच में अंदर से वो जो पीड़ा होनी चाहिए ना कि हमें हिंदुओं की पीड़ा को सामने रखना है, वो जो अंदर से होनी चाहिए, ज़िद होनी चाहिए ना, वो नहीं दिखाई देती। जैसे कि द कश्मीर फाइल्स में तो हमेशा कहता हूँ, भले ही प्रोडक्शन वैल्यू उसकी थोड़ी कम हो, बजट कम हो, पर वहाँ पर वो पीड़ा कम से कम डायरेक्टर की दिखती है कि हाँ, हृदय से सिंसियरली बनाई गई फ़िल्म है। तो वो होना चाहिए और बाकी अलग-अलग जॉनर्स के माध्यम से भी हमें अपने विषयों को प्रस्तुत करना आना चाहिए क्योंकि सामने से जब हम पॉलिटिकल फ़िल्म रखते हैं ना, तो उसकी एक पर्टिकुलर ऑडियंस है, वो ऑडियंस ही वो फ़िल्म देखने के लिए जाती है या उतने तबके को ही वो फ़िल्म अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। पर सामने जब विषय कुछ और दिख रहा हो, 3 मित्रों की कहानी दिख रही हो या कोई एक्शन थ्रिलर दिख रही हो और जब वो आदमी अनजाने में वो फ़िल्म देखने के लिए जाता है और फिर जब हम अपने विषय को सामने प्रस्तुत करते हैं ना, तो वो ज़्यादा अंदर तक इम्पैक्ट करती है बातें। बाकी सामने से जब दिख रहा हो कि भाई पॉलिटिकल फ़िल्म है और अंदर जाने के बाद दिख भी रहा हो कि भाई अटल जी के, मोदी जी के फुटेजेस वगैरह दिखा रहे हैं, तो जिस व्यक्ति का पॉलिटिक्स से कोई लेना-देना नहीं ना, उस पर थोड़ा गलत इंप्रेशन जाता है, ऐसा मुझे लगता है। जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो अंत में
कितने मार्क्स देते हैं आप इस फ़िल्म को? सर मैंने तो 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स दिए थे, मतलब 5 में से 3 स्टार समझ सकते हैं। फ़िल्म अच्छी है, अबोव एवरेज हम फ़िल्म को कह सकते हैं। बाकी तो कमी निकालने के लिए तो हम निकाल भी सकते हैं, ऐसी कोई बातें नहीं है, पर एक बार अगर आप फ़िल्म देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जी। तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। दर्शकों को जी बहुत-बहुत सर धन्यवाद। जी सर, बहुत-बहुत जय हिंद, आपका भी जय बहुत-बहुत भारत, धन्यवाद सर जय बुलाने के लिए। जय श्री राम। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी।